नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं मनसबदारी प्रथा के बारे में, है ना। 3 बारे में बात करेंगे, मनसबदारी और ज़मींदार और जागीरदार, है ना। तीनों में अंतर क्या है और किस प्रकार का तीनों ही काम करते हैं और केंद्र द्वारा इनकी किस प्रकार की नियुक्ति होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। आप बोलेंगे थोड़ा सा ही करेंगे, तो यहीं तो फिर ऐसे आप क्लास देखेंगे नहीं। अभी मैं बोल दूँ कि इसका सारा अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे कि यार इतना कौन पढ़ेगा, ये बहुत बारीक से बताएंगे। हम थोड़ा ही अध्ययन करेंगे, है ना। चलो देखते हैं मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी व्यवस्था है ना। अभी ये क्या है, मनसबदार री छोड़ दीजिए और इसका जगह र कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मनसबदार। मनसबदार। अब समझ आया ये क्या है, आगे ना समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखिए मनसबदार है ना, इनकी जो शुरुआत मानी जाती है वो अकबर के काल से मानी जाती है। थोड़ा पहले भी था, लेकिन इसकी जो रियलिटी शुरुआत है ना वो मनसबदारी की अकबर के समय मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए अकबर से पहले 2 राजा हुए थे महत्वपूर्ण, मुगल काल के। महत्वपूर्ण क्या, 2 ही हुए थे महत्वपूर्ण। इसमें क्या है, मुगल काल के 2 राजा कौन थे, बाबर और हुमायूं। और इन दोनों के समय मनसबदार का एक दूसरा नाम था वजहदार। क्या नाम था बाबू, वजहदार। वजहदार। तब समझ आ गया, इनसे पहले नाम था वजहदार। यानी कि जो ये प्रथा थी, ये जो परंपरा थी, यानी जो ये व्यवस्था थी, ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये पहले भी थी। हम सोचते हैं कि नहीं ये बाद में शुरू हुई थी, तो ये ऐसी बात नहीं है। इनकी शुरुआत पहले भी थी, है ना, अकबर से पहले भी। बस इसमें नाम तो नाम के अंदर परिवर्तन था। तो ये बात समझ में आ गई। मनसबदार का जो पहले का जो रूप कैसा था, वजहदार था। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या मनसबदारी की प्रथा कब से शुरू हुई थी, या फिर मनसबदारी की जो व्यवस्था थी, प्रथा कैसे व्यवस्था कहते सही रहता है ना। मनसबदारी की जो व्यवस्था थी, इससे पहले किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो वो नाम पूछ सकते हैं। तो उसका नाम है वजहदार, ठीक है ना। अब इसके अंदर ऑप्शन में कैसे देंगे, ये तो वजहदार दे देंगे, मतलब कि एक ऑप्शन दे देंगे वजहदार, फिर दीवार दे देंगे, मीर बख्शी दे देंगे। तो इस प्रकार 3-4 नाम दे देंगे, जिसके अंदर एक का नाम रख देंगे वजहदार। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि चूज करना पड़ेगा कौन सा राइट है। तो आपको चूज करना है वजहदार, चूज करना है, ठीक है ना। ये बात याद रह जाएगी, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो उसके बाद ये देखते हैं अब मनसबदार होता क्या है। देखिए मनसबदार एक पद व स्थान होता है जो राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसका जो हालांकि जो सही विस्तृत रूप देखे, तो जिस समय अकबर का शासनकाल था, तो अकबर को लगता था कि यार मेरे राज्य के अंदर यदि उसकी विकास करना है, यानी कि राज्य को एक सुदृढ़ बनाना है, जनता के कल्याणकारी काम करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक मनसबदार नियुक्त करना पड़ेगा। यानी कि जगह जगह मेरा आदमी होना आवश्यक है। तो उसने क्या किया कि भाई अब ऐसे मैं कैसे नियुक्त करूं, भाई मेरे को लगा यह व्यक्ति है ना, ये कहाँ का, राजस्थान का है, और इसको मैं कहाँ करूँ, काबुल करूँ, तो ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि इसको मनसबदार वहाँ पर नियुक्त करूँगा ना, तो ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ की नहीं तो ये कल्चर जानता है, और नहीं ये उनकी व्यवस्था जानता है, नहीं उनके जो व्यवहार जानता है काबुल का, और नहीं ये जानता उसका भौगोलिक प्रदेश जानता है कि किस प्रकार कहाँ से आक्रमण हो सकते हैं, उसके बारे में इनको पता नहीं होता। किनको? राजस्थान वालों को। वैसे राजस्थान वहाँ पर भी पड़ता है, लेकिन एक फ़िलहाल एक बात करते हैं, तो काबुल के बारे में उनको इतनी काबुल तो बहुत दूर पड़ता है, तो इनको इतनी जानकारी नहीं होती है। इसलिए अकबर ने कहा जहाँ का व्यक्ति है, कैसे,
देखिए अजमेर, है ना। अब अकबर को लगा कि अजमेर का कोई व्यक्ति है और वह एक अच्छा सैनिक है, या फिर या तो वो वह सैनिक है या फिर एक अच्छा नागरिक है। वहाँ का जो रहने वाला लोग उनकी बात मानते हैं, समाज के अंदर उनका प्रभुत्व है और समाज के अंदर सब उनके हित में सोचते हैं, उनको सब एक बड़ा मतलब कि एक बड़ा व्यक्ति के रूप में मानते हैं, एक भगवान के रूप में मानते हैं कि भाई जो वहाँ समाज के अंदर इस व्यक्ति ने बोल दिया वो ठीक है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। तो अकबर क्या करता था, उसी व्यक्ति को वहाँ का जो नियुक्त कर देता, इन्हें मनसबदार बना देता। मनसबदार का मतलब उनको बोलते तभी तेरे को इतनी को सेना रखनी है और तेरे को इतने में वेतन दूंगा, यानी कि मैं तेरे को क्या दूंगा, पैसा दूंगा। तो ये फिर क्या हो जाता, मनसबदार होता था, इनके जो उनके वहाँ के मनसब लेता था, इनके पैसे लेता था, वेतन लेता था, इन वेतन के बदले अपनी सेवाएं देता था। सेवाएं कैसा देता था, जैसे सेनाएं रखना, घुड़सवार रखना, जिसके माध्यम से यदि युद्ध में आवश्यकता पड़ जाए, वहाँ पर युद्ध हो रहा है तो तुरंत सेनाएं भेजना। तो यही इसका काम था मनसबदार का। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, ये एकदम क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे। अब देखिए दो शब्द आते हैं, गौर से सुनना, मैं जो चीज बात बता रहा हूँ। क्या आता है दो शब्द, एक आता है जात, एक आता है सवार। ठीक है ना, अभी दोनों क्या है, जात सवार। यानी कि जात का तात्पर्य ये होता है कि वह मनसबदार जिनको जितना मनसब मिलता है, जितना उनको वेतन मिलता है, उतने ही घुड़सवार रखना, उतने ही मतलब कि सैनिक रखना। तो वो होता है उसका जात होता था। क्या होता था, जात। पैसे वगैरह मिलते थे, है ना, उस जात को, मतलब कि उसको मनसबदार को। तो मनसबदार जितना उसको पैसा मिलता था उतना वो सैनिक वगैरह रख देता, तो उनके जात हो गया। और सवार का मतलब क्या होता, घुड़सवार। क्या होता है, सवार का मतलब घुड़सवार, घुड़ सवार, यानी कि 5 घोड़े हैं। कितने, 5 घोड़े हैं, तो इसी 5 घोड़े पर 5 सवार रखना, सवार, है ना। घोड़ा पर घोड़ा चलाने वाला सैनिक, अब यहाँ इस मतलब सैनिक को, सॉरी इस घोड़े को ये सैनिक चला सकता है। तो इस प्रकार 5 घोड़े पर 5 सवार का होता था, मतलब होता था सवार, यानी यही था जात एवं सवार। ठीक है ना, कि वहाँ पर भी इतने मनसबदार हैं, तो इतने मनसबदार, उनको वैसे 500 रुपये से मिल रहे, 500 रुपये मिल रहे हैं, तो 500 रुपये के बदले में 500 मनसबदार रखता था। सॉरी 500 रुपये के बदले में 500 घुड़सवार रखते थे, घोड़े रखते थे और उसके सवार रखते थे, वही जात एवं सवार होता था। ये बातें ध्यान रख जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है 1595 से लेकर चिन्हों के आसपास मानी जाती है। ठीक है ना, फिर क्या है, मनसबदारों की नियुक्ति। ठीक है, मनसबदारों की नियुक्ति। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम, अच्छी बात है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई हाँ मनसबदार, तो मान लीजिए ये होता है, सही लेगा ना, मनसबदारों, सही है, मनसबदारों की नियुक्ति। ठीक है ना, अब देखिए मान लीजिए अजमेर लेते हैं वापिस, ये अजमेर पड़ता है। अब यहाँ पर यदि मनसबदार नियुक्त करना है, क्या करना है, मनसबदार नियुक्त करना है, तो अब क्या करेंगे, इसको अजमेर पर मनसबदार नियुक्त करेगा कौन, यही बात होती है ना। अब मीर बख्शी कौन होता है, आप खुद मतलब कि आपने यदि क्लासें देखी है मेरी लगातार, तो आपके मीर बख्शी के बारे में आपको पता होगा।
मीर बख्शी होता था सेना का प्रधान। कौन होता था? सेना का प्रधान। कि भाई हमारे पास में इतनी सेना है, जितने भी उस राज्य के जितने भी संपूर्ण, क्या हो गया, ठीक है ना, राज्य के अंदर जितने भी सेनाएं होती थी, कि भाई 5 लाख सेना है या 10 लाख सेना है या 1 करोड़ सेना है, जितने भी सेना होती थी, उन सब सेना का मालिक क्या होता था? मीर बख्शी। और प्रत्येक प्रांत का जो सेना का जो प्रधान होता था वो होता था बख्शी। तो ये बातें दोनों आपको समझ में आ गई ना? ठीक है। अब जो मीर बख्शी था वो इनका क्या होता था? हेड होता था। हेड मतलब कि मैन, जो इनका प्रिंसिपल मान सकते वो होता था। अब जब क्या है कि सबको लगता है भाई हाँ, इस राज्य के अंदर जो मनसबदार नियुक्त करना है, यानी कि अजमेर मान लीजिए, और अजमेर के जो आसपास है, अजमेर के आसपास मान लीजिए 5-10 ऐसे मतलब कि जो क्षेत्र है ना, जिसके अंदर क्या करना है? मनसबदार नियुक्त करने हैं। तो वहाँ पर एक कमेटी बैठती है, जैसे आज समय के अंदर जो कमेटी बैठती है ना, कभी मतलब कि सीएम अशोक जी को लगता है कि हाँ यार, इस समय हमारी आवश्यकता है कमेटी का गठन, मतलब कि कमेटी को बुलाना, है ना, सभा को, मतलब कि जो विधानसभा का गठन, मतलब कि विधानसभा का अधिवेशन करना, है ना, उनको लगता था कि हाँ यार अब जरूरी है, तो वो कैसे अधिवेशन करते हैं ना। तो इसी प्रकार इनको लगा कि मैं, मतलब कि मीर बख्शी को लगा कि हाँ यार, हमारे यहाँ पर है ना मनसबदार नियुक्त करना आवश्यक है, क्योंकि कभी युद्ध की स्थिति हो सकती है और यहाँ पर मनसबदार एक मजबूत मनसबदार नहीं है। तो मीर बख्शी निर्देश देता कि भाई इतने तारीख को जितने भी जो राजा ने राजा को निर्देश दे देता, और आसपास के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे उन सबको निर्देश दे देता कि भाई आप सभी को उस दिन पधारना है। और वो उस दिन आते और बात करते, बोलो मीर बख्शी क्या बात है। तो मीर बख्शी ये तय करता था कि भाई कौन से मनसबदार को कहाँ पर नियुक्त करना है। वो ये मतलब लिस्ट बनाता था, और वो लिस्ट बना के वापस जो उनके बड़े बड़े अधिकारी थे उनको सौंपता था कि देख लीजिए भाई आपको कैसा लगता है। और वो सब निर्देश देते, वो सब देखते कि हाँ यार ये तो ठीक है, मेरे बख्शी ने जो बोला, हाँ यार अजमेर का जो मनसबदार है ये होना चाहिए, वही है। तो उनको अच्छा लगता था। फिर वो क्या करते थे? राजा के पास में भेजते थे कि राजा साहब आप अब तय कीजिए कि किस प्रकार मनसबदार होगा। तो वो राजा तय कर देता, हाँ यार, क्योंकि राजा को पता था मीर बख्शी ने बोल दिया वो बात ठीक है, तो वो फिर वहाँ पर क्या कर देता? नियुक्त कर देता। लेकिन एक बात और है, क्या मीर बख्शी का कहना पर ही राजा नियुक्त करेगा? क्या राजा के पास कुछ विशेष अधिकार नहीं है? वो स्वतंत्र रूप से किसी को भी मनसबदार नियुक्त नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया थी कि मीर बख्शी के निर्देशन पर ही क्या करेगा? राजा को वो क्या करेगा? नियुक्त क्या करेगा। तो फिर क्या स्वतंत्रता, मतलब कि वो किस प्रकार राजा नियुक्त कर सकता है अपने जो विवेक से मनसबदार। तो उदाहरण देखें, राजा को कभी लग जाता है कि भाई ये सैनिक है, ये व्यक्ति है ना, ये नागरिक है, ये मनसबदार के लायक है। उदाहरण, कहीं राजा अभी एक मतलब कि ट्रिक समझो, या कुछ एक मजाक के अंदर जो भी समझो, कुछ भी समझो, बस आपको याद करने का तरीका है। क्या है सर? तरीका ये है कि एक राजा था, ठीक है ना। अब राजा घूमने के लिए जंगल के अंदर जाता है शिकार करने के लिए, और राजा शिकार करने के लिए जाता है, एक मतलब कि जो महिलाएं वगैरह आती है, वो दूसरी रानियाँ वगैरह आती हैं, तो कोई भी रानी उनको पसंद आ जाती हैं, कोई लड़की वगैरह उनको पसंद आ जाती हैं, रास्ते में जाती हैं। तो वो राजा बोलता है कि तुम मेरे से शादी करना चाहती हो? वो कहते हैं नहीं। तो फिर राजा बोलता नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है एक शर्त है। क्या? कि मेरा जो बड़ा भाई है या मेरा छोटा भाई है, उनको आप दिल्ली का राजा ना? हाँ दिल्ली का राजा हूँ। तो दिल्ली का मनसबदार वो नियुक्त होगा। राजा ने कहा यार ऐसा कोई होता है क्या? मैंने तो ऑलरेडी नियुक्त कर सक मतलब कि ऑलरेडी मैंने नियुक्त कर दिया है, वो तो महत्वपूर्ण राजा है, मतलब कि जो मनसबदार है, अब मैं इनको कैसे नियुक्त करूँ? मेरे से शादी नहीं करनी? यार शादी तेरे से करनी पड़ेगी, तो फिर उनको नियुक्त करो मेरे भाई को। राजा ने कहा ठीक है, तेरी इच्छा, वो काम करेंगे, मतलब काम करेंगे तो फिर शादी कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो रानी बना देते हैं, इस प्रकार जो पहले रानियाँ बनती थी, है ना, तो क्या होता था, अब वो उसने बोल दिया कि मेरे भाई को नियुक्त करना है, तो राजा क्या करता था? उनके भाई को नियुक्त करते थे। उस प्रकार उनको विशेष अधिकार है, यदि वो चाहता था कि यहाँ पर इन व्यक्ति को नियुक्त करना है तो राजा ये कर सकता था, उनकी स्वतंत्रता थी। तो इस प्रकार नियुक्ति के संबंधित प्रावधान थे। समझ में आ गया? एकदम ठीक है। फिर बात करते हैं जागीरदारी पर।
ठीक है ना। एक बात देखिए, मनसबदार के कितने भाग थे वो मैंने नहीं बताया ना। देखिए मनसबदार के सामान्य 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3 भाग थे। एक तो मनसबदार वह होता था जितने उसके पास में, जितने उसको वेतन मिलते थे, यानी कि जितना उसको मनसब मिलता था उतना ही वो सैनिक रखता था, उतना ही वो घुड़सवार रखता था। तो वो क्या मानता था? सबसे बड़ा मनसबदारी। कैसे मानता था? बड़ा मनसबदारी, बड़ा मनसबदारी, यानी कि जितना उनको वेतन मिल रहा है, जितना उनको मनसब मिल रहा है। यदि उनको 500 मनसब मिल रहा है, यानी कि 500 वेतन मिल रहा है, तो 500 ही घोड़े रखना, 500 ही घुड़सवार रखना, 500 ही घोड़े रखना और वह 500 ही घुड़सवार रखना, घुड़सवार रखना। तो वो क्या होता था? वो बड़ा मनसबदार होता था। और मध्यम मनसबदार, मध्यम मीडिया वाला, यानी कि 500 वेतन मिलता है, यानी कि 500 का मनसबदार वो है, 500 मनसब मिल रहा है, तो उससे आधा 250, 250, यानी कि 250 वो क्या रखता था? घुड़सवार रखता था, या फिर घुड़सवार, ये तो घोड़े रखता था। और इनके से या तो मतलब कि घोड़े और घुड़सवार दोनों ही, नहीं है ना, घोड़े और घुड़सवार दोनों ही रखता था, घोड़े और सैनिक 250, यानी आधा रखता था। तो वो कैसे कहलाता था? मध्य मनसबदार कहलाता था। और सबसे छोटा मनसबदार, यानी कि 250 से भी आधा, 250 से 200, 150, 200, 250, है ना, 200 अधिक हो जाता है, हाँ 250, 200 या 150, तो इतने ये रखता था, 200 मनसबदार रखता था, यानी कि 200 घोड़े या 200 घोड़े और घुड़सवार रखता था। तो उसको कैसे कैसे कहते थे? सबसे मतलब कि छोटा मनसबदार। क्या होता था? छोटा मनसबदार। तो मनसबदार की 3 श्रेणी होगी, समझ आ गई ना। अब वापस देखते हैं जमींदार, क्योंकि कोई बीच में छूट जाता है। जागीरदार देखते हैं पहला, जागीर। अब देखिए जागीर बोलते ही आपको समझ में आ जानी चाहिए क्या बारे में बात कर रहे हैं। जागीर व्यवस्था, है ना। तो देखिए जागीर, अब देखिए जागीरदारी वह प्रथा थी जो एक जागीरदार होता था, है ना, एक ऐसा व्यक्ति होता था जिनको जागीर के रूप में ज़मीन दी जाती थी। कि मान लीजिए 500 एकड़ ज़मीन है ना, तो एक व्यक्ति को दे दी, जागीर के रूप में दे दी। किसी भी व्यक्ति को, यदि राजा को लगता था कि ये व्यक्ति अच्छा है, उनको एक जागीर के रूप में दे दी, यानी कि जो कि ये ज़मीन तू ले, ये तेरे आस से, ये तेरे पास में रहेगी, तो एक जागीर के रूप में होगी। और फिर वो क्या होता था? जागीरदार बनता था। मतलब वही ज़मीन वो किसानों मतलब कि वही ज़मीन आगे किसानों को बांटता था। क्योंकि अलग अलग किसान, कोई मतलब कि 1 हेक्टेयर, किसी को 5 हेक्टेयर, किसी को 10 हेक्टेयर, किसी को 2 हेक्टेयर, किसी को 4 हेक्टेयर, इतने में अलग अलग बांट देता। और क्या बोलता कि यहाँ पर आप खेती कीजिए। और फिर खेती करते थे वहाँ पर किसान। और फिर उनसे जिस प्रकार की जो व्यवस्था थी कि भाई हाँ आधी मनसब उनको देनी है और आधे पैसे उनको देना है और आधे पैसे हमारे पास होना चाहिए। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था करते थे, आधे पैसे उनको दे देते और आधा पैसा है वो जागीरदार रख लेता। तो उसी में से थोड़ा घना पैसे कहाँ पर भेज देते? मतलब कि राजा के पास में भेज देते, बाकी खुद के पास में रख देते। ये थी जागीरदारी व्यवस्था, यानी कि राजा द्वारा जागीर के रूप में दे दिए जाना। अब कैसी मिलती थी वो तो आपको उदाहरण जोधपुर देखा है, वीर दुर्गादास राठौड़, नाम सुना ना जोधपुर का। अब जसवंत सिंह की डेथ हो गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। और फिर अजीत सिंह छोटा था, अब वो उस टाइम वो राजा उनको बना नहीं रहे थे। तो वो जागीर क्या थी? वो जागीरदारी कुछ समय के लिए औरंगजेब द्वारा छीन ली गई और उस जागीरदारी को मतलब कि छीन के
कोई ईश्वर सिंह नाम का व्यक्ति था, उनको दे दी कि भाई ईश्वर सिंह को बोला कि जो ये ज़मीन है ना, ये जो जागीर है, जोधपुर की जागीर है, तू रख। तो ये क्या हो गया, एक जागीरदार वो जागीरदार बन जाता था। पहला तो उससे पहले वो क्या पर वहाँ पर कौन थे, राजा थे, और राजा को अपसेट करके, राजा को पराजित करके वो ज़मीन, वो क्षेत्र अपने कब्जे में ले लेना और फिर दूसरे को दे देना पैसे के बदले में। कभी तुम मेरे को 5 लाख रुपए मतलब कि सालाना देगा और ये जागीर तेरे को देता हूँ, ये ज़मीन तेरे को देता हूँ, और ये क्षेत्र तेरे को देता हूँ, ये एरिया तेरे को देता हूँ। समझ आ गया सर? आप तो बोलते हो, क्यों नहीं समझ आ गया? आराम से आ जाएगा। चल इनके भाग देख लेते हैं, कितने भाग थे, ठीक है ना? चलो पहला भाग देखते हैं, 1 नंबर क्या भाग था? जागीर ए तमगा, ठीक है ना? अब ये क्या था, अब जो जागीर दी जाती थी कि भाई ये जागीर तू तेरे पास में रख, क्या रख, ये जागीर तू तेरे पास में रख, और इस जागीर में क्या होगा कि इस जागीर के बदले में तेरे को क्या नहीं, पैसे दे जाएंगे कि भाई इसमें तेरे को कुछ नहीं करना है, इसमें जागीर के रूप में तो तेरी इच्छा से कुछ भी नहीं ले सकता, तेरे को हम जितने पैसे देंगे, भाई तेरे को मान लीजिए 5 लाख रुपए तेरे को साल के दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमारे आगे पर जितने की भी पैसे आते हैं, किसानों से पैसे आते हैं, या फिर उद्योग धंधे से पैसे आते हैं, या फिर कच्चे माल से पैसे आते हैं, वो सारे के सारे राज मतलब कि राजकोष में जमा कराना पड़ेगा। उसमें से बीच में से तो कुछ भी नहीं लेगा, तेरे को जितने पैसे में बांध कर रखा है, जितना को तेरे को पैसे देना है उतने में हम तेरे को पैसे देंगे। तो इसको क्या कहते थे, जागीरे तमगा के नाम से जानते थे। ये क्या थी, जागीरे तनका थी, है ना? तमगा नहीं थी, तनका थी, तनका, तनखा, तनखा, ठीक है ना? तो ये बातें ध्यान रखनी है। ये बात समझ में आ गई? जागीर ए तनखा मतलब वेतन के बदले वो जागीर दी जाना, या फिर हाँ इसी को बोलते हैं नहीं, एक तो भाई तेरे को राजा द्वारा पैसा दिया जाता था, ना कि वो जमींदार राजा को पैसा देता था। राजा उनको पैसा देता था कि भाई तेरे को हम इतने वेतन दे रहे हैं, और यहाँ की जो रेन्यू वगैरह आती हैं, जितने भी पैसे आते हैं वो सारे के सारे राजकोष के अंदर जमा कराना पड़ेगा। और यदि बीच में से लेता है तो तेरी आँख का फोड़ देंगे, ध्यान रख लेना, हाथ पैर काट देंगे। तो ये इस प्रकार की इनकी सजा होती थी। तो भाई ये बातें ठीक रखना, ध्यान रखना। पहला भाग समझ आ गया, जागीरदारी जो प्रथा थी, व्यवस्था थी, है ना, इनके पहला भाग तो ये था। दूसरा देखते हैं। जागीर, जागीर से रोहीन, है ना, ये था। अब इसका तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य ये था कि भाई जागीर के बदले में मतलब कि वो राजा पैसे वगैरह नहीं देता था। राजा क्या नहीं देता था? पैसे वगैरह नहीं देता था। मतलब सर आपका कहने का मतलब क्या था? मेरे कहने का मतलब ये है कि शर्त पर क्या, जागीरे मसरूती, है ना, मसरुद्दीन, मसरूती याद हो जाएगा ना। अब इसमें क्या था, अब देखिए, राजा बोल देता कि भाई हमारी ये शर्त है, मतलब किसी प्रकार की शर्त हो जाती है, और शर्त के बदले जागीर दे देती कि भाई राजा क्या बोलता था, यदि पहले कोई शर्त वगैरह जीती थी कि भाई ये शर्त है, और यदि ये तू काम कर दे, यदि ये काम तेरा सफल होता है तो तेरे को मैं वो ज़मीन दे दूंगा। और जैसे युद्ध के अंदर जाते थे, या फिर युद्ध के अंदर कोई विजय प्राप्त करता था, भाई इस शर्त पर यदि तूने वो काम कर दिया,
तो तेरे को वो जागीर देंगे। तो किसी व्यक्ति को मतलब कि अच्छा काम करने पर शर्त पर कुछ जागीर दी जानी तो क्या कहलाती थी, जागीर मशरूती कहलाती थी। तो ये बात आपको ध्यान रह जाएगी कि सर आप बोलते हो तो क्यों नहीं याद रहेगी, मशरूत रहेगी, क्या रहेगी, मशरूत रहेगी, मशरूते, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी। 3 नंबर क्या है वो देखते हैं। 3 नंबर जागीर मशरूत, है ना, जागीर तनका और जागीर मशरूत, और जब ये दो याद रह जाते हैं तो 3 नंबर है इनाम, क्या है, जागीर इनाम। इनाम, सर इनाम का मतलब क्या होता है, इनाम का मतलब नहीं पता है। कोई अच्छा काम करता है उनको इनाम के बदले में दे देना, है ना, कि भाई ये तेरे को मैं चीज़ इनाम में देता हूँ। तो राजा को यदि को राजा द्वारा किसी को इनाम में दे दिया जाना, है ना, इनाम के बदले में दे दिया जाना, तो वो क्या कहलाती, मतलब कि इनाम जागीर कहलाती थी। क्या कहलाती थी, इनाम जागीर कहलाती थी। है ना, इनाम, इनाम जागीर, ऐसे केवल जागीर इनाम, इनाम। दूसरे रूप में इसको ये कह सकते हैं कि जागीर इनाम मतलब ये था कि कोई पद पर है और कोई कार्य पर है, और कार्य पर कोई अच्छा काम कर रहा है, भाई हाँ ये ठीक ठाक काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है और ये अच्छे पद पर है, और वो पद पर रहते रहते कोई एक मतलब कि राजा का ना एक दिल जीत लेता है। राजा के हर कार्य के अंदर वो भाग लेता है। राजा जैसा कहता है, राजा कहता है उसको एक आंख फोड़नी है विरोध का, तो वो 2 फोड़ के जाता है। और राजा कहता है उसके एक पैर काटना है, वो दोनों पैर काट के आ जाता है। तो ऐसी प्रकार राजा का विश्वास जीत लेता है। पद पर रहते हुए राजा किसी को सूबेदार बनाता भी, वहाँ का तो सूबेदार और सूबेदार रहते रहते विश्वास जीत लेता है। राजा के हर कार्य के अंदर वो भाग लेता है। तो राजा उसके विश्वास जीतने के कारण राजा उसको क्या करते हैं, ये मतलब खुशी के बदले में एक इनाम को बदले के ले चल तू वो जागीर ले ले, वो जागीर तेरे को मैं इनाम में देता हूँ। तो वो कैसी होती थी, जागीर, मतलब कि वो जागीर इनाम होती थी। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो हमारे 3 तो हो गई, 3 ये बड़ी बड़ी हो गई ना। अब 4 नंबर है वो बहुत सरल है ना, 4 नंबर एकदम सरल है। कैसी है, वतन जागीर। कैसी है 4 नंबर, वतन जागीर। अब इसका मतलब क्या था वतन जागीर का, देखिए वतन जागीर का मतलब यह था कि वेतन के बदले जागीर देना, है ना। कोई वेतन वेतन लेता था कि भाई राजा इसको बोल देते थे। पहले हम जागीर तनख्वाह में था कि राजा खुद वेतन देता था, और वतन जागीर में क्या था, ये कोई व्यक्ति विशेष जागीर वेतन मतलब वेतन दे देता था राजा को, कि भाई राजा को बोलता था इतने पैसे। अब जैसे जोधपुर वाला था ना, वो जोधपुर वाला राजा बोलता कि ईश्वर सिंह था, वो राजा को पैसे देता था कि भाई हाँ 5 लाख आपको सालाना देना है, वो दे देता। बाकी जो राज्य के अंदर जितना भी कर वगैरह आते है ना, किसानों से टैक्स वगैरह वसूल करना, वो सारा किसके हाथ में रहता था, इनके पास में रहता था। तो ये इसको कहते थे वतन जागीर। क्या कहते थे, वतन जागीर। तो यही थी वतन जागीर, है ना। और इसका मतलब क्या था वतन जागीर का, और दूसरा रूप देखे तो दूसरा रूप देखे यदि वतन जागीर का, तो वतन जागीर का मतलब ये था कि कोई वहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र रहते थे। अविश्वर सिंह क्या था, अविश्वर सिंह का मतलब कि भाई वगैरह था, वही थे वहाँ के जमींदार। तो दूसरी बात में ये देखा जाए तो वहाँ की पर्सनल उसकी ज़मीन थी। क्या थी, वहाँ की पर्सनल ज़मीन थी। सॉरी, उसको वेतन बदला दे देना वो गलत था ना, मैंने जो बताया था ना, ये कौन से मतलब कि राजा को मतलब इतने रुपए फिक्स देते थे, वो गलत थे थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति वहाँ का निवासी है ना, वो पहले राजा था, और राजा जब उनके मतलब कि कहाँ का, जैसे मान लीजिए जोधपुर का वो राजा था जसवंत सिंह, मान लीजिए, है ना, जोधपुर का राजा था जसवंत सिंह। और जब औरंगजेब से युद्ध वगैरह करते हैं तो वो जसवंत सिंह क्या करता है, उनके मतलब कि अधीन हो जाता है, स्वतंत्र नहीं रहता है, उसके अधीन एक मनसबदार के रूप में हो जाता है। लेकिन है कहाँ का हवा, मतलब है तो वो जोधपुर की वो जमीन, मतलब कि जो जोधपुर का जो राजा भी वही था। लेकिन अब क्या औरंगजेब के अधीन आ गया है, तो जिस प्रकार औरंगजेब कहेगा उसी प्रकार वो काम करेगा।
तो वो किस प्रकार थी, वो वतन जागीर थी, मतलब उसकी खुद की जमीन थी, लेकिन राजा द्वारा वो जमीन दी जाती थी। लेकिन वहां पर क्या कैसे माना जाता था, वंशानुगत और आनुवंशिक माना जाता था कि भाई इसके बेटे आज वहां पर जागीरदार हो सकता है, पेशनेता हो सकता है। जैसे अजीत सिंह, अजय सिंह खत्म हुए थे तो उस समय ईश्वर सिंह कुछ समय के लिए रहे थे, 30 साल तक, फिर वापस कौन आ गए थे, अजीत सिंह वहां पर राजा बन गए थे। तो ये बात थी, इस प्रकार को क्या कहते हैं, वतन जागीर कहते हैं। थोड़ा सा वो चेंज था, वो मैंने गलत बता दिया था ना, वो गलत है ना। कौन सा, कभी वेतन के बदले में जागीर देना, इनकी राजा के पास वो वेतन देता था, वो ठीक नहीं थोड़ा सा। तो ये ठीक है ध्यान रखना। ये हो गया वतन जागीर। फिर थी अन्न का जागीर, ये अन्य जागीर थी, अल अल तनका, तनगा, अल तनगा, ये तो आपने नाम सुना होगा, अल तनगा। ये क्या है, ये जहांगीर के काल में थी। क्या इसके काल में थी, जहांगीर। वाह यार क्या बात है, ये जहांगीर के काल में थी। देखिए जहांगीर जिस समय शासक था, है ना, जहांगीर किसके बाद में था, औरंगजेब का तो बेटा था ना जहांगीर, है ना। तो औरंगजेब का बेटा था जहांगीर, सॉरी अकबर का बेटा था जहांगीर। कहाँ दीदी, मैंने गलत बोल रहा हूँ, बहुत गलत बोल रहा हूँ। साथ औरंगजेब का मतलब कि जहांगीर का पोता था औरंगजेब, कहाँ उसका बाप बनना। तो मतलब कि अब नींद में ऐसे ही हो रहा था, कभी कभी नींद के अंदर कुछ बोलना कुछ होता है, कुछ बोल देते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। अब 1:30 बज गए तो फिर 1:30-2 के बीच में तो ऐसे ही बोलेंगे, थोड़ा बहुत तो गलत हो ही सकता है। तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी बोल गलत सकते हैं लेकिन वापस सही कर देते हैं थोड़ी देर में। इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अब जहांगीर क्या करता था, उसने एक नई प्रथा शुरू की थी, अल तनगा, यानी एक अलग नई जागीर के रूप में करी शुरू की थी, अल तनगा। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था, जिस प्रकार जागीर ये तन का था ना, तनख्वाह, तो उसी प्रकार ये मुसलमानों को विशेष जागीर दी जाती थी जहांगीर द्वारा। तो उसको हम ये अल तनगा का नाम दे देते हैं। कभी ये जो मुसलमानों को हम विशेष जागीर दे रही हैं कि हमारे लिए मुसलमान है ना, एक मतलब कि, तो उसको मुसलमानों को विशेष जागीर दे देना, तमगा। मुसलमानों को विशेष जागीर दे देना क्या कहलाता था, अल तमगा कहलाता था। तो ये बात थी कि अल तमगा क्या थी, कि जहांगीर द्वारा मुसलमानों को विशेष रूप से जागीर के रूप में दी जानी जमीन क्या कहलाती थी, अल तमगा कहलाती थी। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब आगे बात करते हैं जमींदार। जमींदार, सर आप तो पढ़ा जी, इतना शानदार है, इतना शानदार है। जमींदार, शानदार पढ़ा रहे ना, ठीक है। तो फिर आपकी इच्छा है जैसी वो। अब देखिए जमींदार जो शब्द है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बड़ी लेवल में देखते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन को, क्या जाता है। अब देखिए जमींदार, ठीक है ना। अब जमीन, इसका मतलब क्या होता है, फारसी भाषा में, ठीक है ना, फारसी। जमीन का मतलब होता है भूमि। क्या होता है बाबू, भूमि। दार का मतलब होता है ग्रहण करता, ग्रहण करता, ठीक है ना। जमींदार का मतलब होता है भूमि, दूसरा बात है ग्रहण करता। वह भूमि जिसको ग्रहण करने वाला होता है उसे कहते हैं जमींदार। ये जागीरदार से छोटा रूप था जमींदार। मतलब गांव का मुख्य होता था, जैसे मुकदम था, गांव का मुख्य मुकदम ही होता है ना, मुकदम है, मुकदम ये था। तो मुकदम क्या था, जमींदार होता था। जैसे कोई 10-20 हेक्टेयर जमीन थी। अब जैसे गांव में तक बोलते हैं ना कि हमारी वो व्यक्ति जमींदार है, उसके बाद इतनी जमीन है तो वो जमींदार है। जागीरदार तो कहते हैं बड़े क्षेत्र में थी जागीर, है ना। आज का जो राज्य है ना, राज्य के रूप में जागीर थी। और जो जमींदार थी वो क्षेत्र छोटी थी, गाँव गाँव के अंदर जमींदार होते थे। जैसे उसकी जो पर्सनल ज़मीन थी, अब जैसे आपको कैसे बताया यार जमींदार की, तो जमींदार देखिए दूसरे रूप ले लेते हैं,
जमींदार, जागीर, नहीं ये थोड़ी देर में याद आ जाएगा मेरे को। ठीक है, हाँ जो भी मानते हैं जमींदार मान लेते हैं, है ना, जमींदार। तो अब थोड़ी देर में याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब जमींदार, अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो भूमि, जहाँ पर एक भूमि होती है और उस भूमि को ग्रहण करता है ना, वो भूमि को ग्रहण करने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं। तो ये बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो अब ये किस प्रकार मिलती थी, जैसे मतलब कि जो गांव का मुखिया है मुकदम है ना, कौन है, मुकदम, मैंने लिख दिया ऑलरेडी मुकदम। अब ये मुकदम क्या था, वहाँ का मालिक था। भाई ये गांव होता है ना, गांव का जो मालिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाई हमारे ये ज़मींदार है। और उसके पास में इतनी भूमि होती है और वो भूमि का करता किसानों को बांटता है। अब वो एक जागीरदार अलग था जो राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था, और ये ज़मींदार क्या था, वहाँ का ऑलरेडी वहाँ का मालिक था, और इनके बेटे भी वहाँ के ज़मींदार रहेंगे, उनकी जो पर्सनल ज़मीन थी, क्या थी, पर्सनल ज़मीन थी। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, भाई ये ज़मीन का, इसका जो आने वाला जो पीढ़ी होगी वही ज़मींदार होगा, उनका बेटा ज़मींदार होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ इतनी ज़मीन है, इस ज़मीन का मालिक यही रहेगा। अब जागीरदार में क्या था, जागीरदार बड़े क्षेत्र में थी और उसमें परिवर्तन भी हो सकते थे। भाई आज का जागीरदार ये है तो कल जिसका जागीरदार चेंज होता था, लेकिन ज़मींदार का चेंज नहीं होता है, ज़मींदार का वही रहता है। ठीक है ना। तो ये बातें थी ज़मींदार, भाई ये भूमि थी, भूमि का जो ग्रहण करने वाला आता था उसको हम बोलते थे ज़मींदार। तो ये बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो हमारी ये जागीरदार प्रथा हो गई। अब भू राजस्व प्रथा है, वो मतलब भू राजस्व व्यवस्था है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कल। ठीक है ना। इससे हमारा यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार हम ज़मींदार के बारे में बात करते हैं, है ना, ज़मींदार के बारे में बात करते हैं, जागीरदार के बारे में बात करते हैं, और फिर हम आगे बात करी थी कि भाई किस प्रकार मनसबदारी थी। तो इन तीनों के बारे में बात की थी, और तीनों के बारे में बात की थी, एक विशेष रूप से बात थी। ऐसी बात नहीं हम छोटी मोटी बीच में से बात टपा मतलब कि छोटी में से बीच में से ले ली, है ना, वो बात नहीं है। इसकी बात हम विशेष रूप से बड़ी सत्र में बात की थी। और इसी प्रकार क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाएंगे, वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। और इनमें से हमने बता दिया भाई इस प्रकार कहते हैं, मनसबदारी प्रथा इसे कहते हैं, और जागीरदार ये हैं, और ज़मींदार ये हैं। ठीक है ना। तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तो ज़मींदार की प्रथा हमारी क्लियर होगी, जागीरदारी हो गई और मनसबदारी हो गई। फिर हम बात करेंगे भू राजस्व के बारे में। ठीक है ना। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता हासिल करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो सफलता हासिल ज़रूर होगी, वरना बिना मेहनत से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती, क्योंकि मेहनत करने वाला को कभी हार नहीं होती है, एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। एक जो चिट्ठी होती है ना, चिंटी, जैसे हम मकड़ी बोलते हैं, कीड़ी बोलते हैं, वो एक जो इस प्रकार ये जो दीवार है ना, ये जो ब्लैक बोर्ड है, यदि इस पर चढ़ने की वो कोशिश करेगी तो 100 बार फिसलेगी, 1000 बार फिसलेगी, लेकिन वो चढ़ेगी ज़रूर। यहाँ से चढ़ना शुरू करेगी और बीच में से इस पर भी थोड़ा ऐसा एक तो खरोच दिखता है ना, तो यहाँ पर पैर लगाते आगे चढ़ते जाती, यहाँ धीरे से चढ़ती धीरे तक आग पूरी चढ़ जाएगी। लेकिन उसकी मेहनत थी ना, सफलता हासिल की थी। बस मेहनत के पीछे तकदीर काम आती है। जिसकी तकदीर अच्छी होती है ना, वो अच्छे अच्छे के पीछे पैर छोड़ देती हैं, सबको पीछे छोड़ जाती हैं। और जिसकी तकदीर ही बदल जाती हैं, तकदीर ही खराब होती हैं, भाग्य ही खराब होता है, किस्मत ही खराब होती हैं, तो फिर उसकी दुनिया की कोई ताकत उसे रोक ही नहीं सकती। जो व्यक्ति सफल होता है ना, वो कभी किस्मत पर विश्वास नहीं करते हैं। 100% में ये बात बोल रहा है, सच है। जो व्यक्ति सफल होते हैं ना, वो कभी किस्मत पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति असफल होता है ना, वो किस्मत पर विश्वास करते हैं कि यार मेरी किस्मत खराब थी, तब मैंने 1 नंबर या 2 नंबर 5 नंबर से पीछे रहा, वरना मैं निकल जाता। क्योंकि इंसान एक ऐसा चीज़ है, वो कभी अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता है।
ये बात उसकी खासियत होती है। वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता है। वो या तो किस्मत पर कारण थोपेगा, और यदि सफल हो जाता है, यदि उनकी किस्मत थी, भाग्य में ये मतलब कि अच्छा लिखा था भाई तू सफल होगा, लेकिन फिर वो मेहनत कैसे की कैसे नहीं की वो अलग बात है। लेकिन वो ऐसे ही बोलेगा मैंने मेहनत की है तब सफल हुआ, वरना मैं सफल नहीं होता। तो ये बातें थोड़ी इस तरह की बातें होती हैं। अपने जो मतलब कि तकदीर में लिखा है वो मिलता है, लेकिन मेहनत करें। अभी मेहनत एक आम व्यक्ति का काम है, अभी मेहनत तो करनी है, इसमें क्या है। वे इंसान के रूप में जन्मे हैं, एक मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, एक जो अलग विकास है, एक अलग बुद्धि है कि नहीं, एक अलग बुद्धि है। तो इस बुद्धि का प्रयोग तो करना चाहिए। इस बुद्धि का एक रास्ते के अंदर लगाना। अब एक जैसे गाड़ी बनाते हैं, तो गाड़ी का क्या काम है, चलना है। फिर गाड़ी ऐसी नहीं बोलेगी कि मैं क्यों चलूं, वो गाड़ी ऐसी बोलेगी मैं चलूंगा तो मेरी ऐसे वैसे वो पेट में इज्जत वगैरह बढ़ेगी, मेरे मतलब कि मेहनत सफलता लाएगी। अरे भाई तेरा तो काम है गाड़ी का चलना, क्या तेरे सफलता लाएगी। भाई तेरा काम ही चलना है, तो ये सफलता क्या लाएगी इसमें। तेरे बनाए ऐसे हैं, इसने मजबूत बनाए, वो तो सफलता हासिल करेगी, इसमें क्या है। और बीच में से उसी गाड़ी में से कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर टायर वगैरह फूट जाते हैं, तो फिर वो गाड़ी की कमजोरी नहीं है ना, वो तो उस गाड़ी की तकदीर है कि वो टायर फूट गया। अब वो गाड़ी गाड़ी खुद ऐसे नहीं बोलेगी मैं कमजोर हूँ, वो तो उसकी तकदीर थी। तो ये बातें ध्यान होती हैं, तो थोड़ी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। जो जमींदारी प्रथा वगैरह सारी बात कर लिए, फिर हम बात करेंगे भू राजस्व के बारे में, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।